हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन का सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यानी कि सुरक्षा परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कल जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर आप तक पहुँचा दिया है, यानी कि प्रीवियस क्लास जो मैंने आपको पहुंचा दिया है, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं या इस लेक्चर को देखने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी इस लेक्चर को देखिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था, एक बार हमें रिवीजन करना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहूँगा कि आप लोग थोड़ा से कमेंट, शेयर और जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, आप सभी अपना अपना दिया करें, क्योंकि आपको राय व्यक्त करना चाहिए। राय व्यक्त करना ज़रूरी होता है एक तरह से। ठीक है दोस्तों। यदि आप राय व्यक्त करते हैं तो एक तरह से टीचर का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ें, यदि आपको किसी प्रकार की पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अबाउट टू में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि जिसका गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और दूसरी चीज़ें मैंने ये भी बताया था कि जब यह संगठन गठित किया गया था तो उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ 51 सदस्यीय राष्ट्र थे, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि। और दूसरी चीज़ें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के पहले भी एक संगठन था जिसका नेम था लीग ऑफ नेशंस। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। लीग ऑफ नेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसका ये भी यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जो कि पहला संगठन यही माना जाता है। माना जाता ही नहीं है, बल्कि यही संगठन है ही पहला संगठन। यानी कि क्यों हुआ है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1920 के बाद इसका गठन किया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों विश्व शांति बनाए रखना। इसका सर्वप्रथम उद्देश्य था या प्रमुख उद्देश्य था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। और दूसरा उद्देश्य इसका यह भी था कि देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और समन्वय को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य कर्तव्य है, यानी कि मुख्य उद्देश्य है। और मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक रूप को बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है 6 भाषा को आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 6 भाषा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस या स्टेट की कोई भी पीसीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या वनडे एग्जाम की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 6 भाषाओं के नाम पूछा जा सकता है, जिसमें 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश। इसके बारे में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 5 अंग हैं, और पहले कितने थे? 6 अंग थे। और प्रमुख अभी 5 कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली यानी कि महासभा के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल दूसरी अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी एक अंग है। और सेक्रेटेरिएट के बारे में मैंने आपको बताया, सचिवालय के बारे में मैंने आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया था। और छठा अंग कौन सा था? न्यास परिषद,
ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको याद रखने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा आखिर है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन के एक प्रमुख विचारशील निकाय के बारे में बताया था, जिसको 193 देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और साथ ही साथ इसमें एक नवीनतम सदस्य जुड़ा हुआ है। एक नवीनतम सदस्यता एक देश ने सदस्यता ग्रहण की है, जो उसका नेम है दक्षिणी सूडान के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि महासभा समानता के नियम पर कार्य करती है और इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उन सभी के पास एक एक वोट का राइट्स है, एक एक वोट का राइट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो भी प्रमुख निर्णय लिया जाएगा इन सभी लोगों के आम सहमति से ही लिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था, ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं ये आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई देश कैसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो बताता है, संयुक्त देखो चार्टर मतलब एक तरह से जैसे कि आपने देखा होगा 1833 का चार्टर, आपने देखा होगा 1953 का चार्टर अधिनियम देखा होगा, 1853 का सॉरी, ठीक है, आपने हिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है। तो वही चार्टर मतलब एक तरह से एक प्रपत्र होता है, एक प्रपत्र होता है जिसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, ठीक है। उसमें सारे रूल एंड रेगुलेशन मेंशन रहता है, उसमें सारे नियम और कायदा मेंशन रहता है। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा देश कोई देश कैसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। पहली चीज़ इन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि शांति प्रिय होना चाहिए। जो देश शांति प्रिय हैं, घोषणा पत्र में लिखे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम निभाते हैं या सक्षम हैं, वे देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं काफ़ी है, बल्कि ये भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वह क्या करेगी, सिफारिश करेगी, तब महासभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। महासभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा तभी वह देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण कर लेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि ऐसे ही नहीं बल्कि और भी हमारे पास कुछ नियम हैं, तभी आप हमारी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि केवल वही देश हमारी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जो संप्रभु हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी अभी तक इसमें सदस्य हुए हैं, जितने भी देश सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, वे सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से संप्रभु हैं, अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता के समय संप्रभु नहीं थे, फिर भी उन्हें एक तरह से सदस्यता मिली थी, लेकिन बाद में वे सदस्य फिर एक तरह से वो संप्रभु बन गए थे। जिसमें मैंने आपको बताया था बेलारूस के बारे में बताया था, ठीक है। भारत के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि आप भारतीय हैं और हम भारतीय लोगों के बारे में जानना ही चाहिए, ठीक है। इसके इतिहास के बारे में, फिलीपींस और यूक्रेन के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। अब एक चीज़ ये भी बताया गया था, मैंने आपसे बताया था कि वे स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बन सकते हैं या नहीं हैं, क्यों नहीं है, जैसे ताइवान क्या कहता है कि ताइवान कहता है कि जो चीन है, चीन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जिसने ग्रहण कर ली है और जिसे एक वीटो पावर की शक्ति भी मिल गई है, वह असली चीन तो है ही नहीं, बल्कि असली चीन मैं हूँ। कौन कह रहा है? ताइवान कहता है। इसलिए इसने संयुक्त राष्ट्र का यह सदस्य नहीं है। पहले यह सदस्य था, लेकिन बाद में इसने सदस्यता त्याग दी। फिर मैंने आपको बताया था कोसोवो के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कोसोवो क्यों नहीं है, क्योंकि सर्बिया ने से यह खुद को आज़ाद तो करवाया ही था, लेकिन इसको अभी सारे देशों ने स्वतंत्रता के रूप में मान्यता नहीं दी है। सिर्फ कुछ देशों द्वारा ही स्वतंत्र रूप में इसे घोषित किया गया है, इसलिए यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन पाया है। लेकिन वेटिकन सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेटिकन सिटी जो है उसे पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला है। यह संयुक्त राष्ट्र में क्या कर सकते हैं, एक तरह से अधिवेशन कर सकता है, यानी बैठ सकता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट्स का राइट नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था फिलिस्तीन के बारे में दोस्तों, कि फिलिस्तीन 2012 में इसको पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन बाद में अभी तक इसको एक तरह से
एक तरह से इसको पूर्ण सदस्यता नहीं मिली, इसलिए यह देश भी, फिलिस्तीन भी अभी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। आपको जो लोग भी यूपीएससी का प्रिपरेशन या स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को इनके बारे में तो याद रखना ही रखना है। यदि आप इनके बारे में यदि आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है और इंटरव्यू में भी आपको असफलता देखने को मिल सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं कौन, संप्रभु देश कुछ ऐसे हैं जो संप्रभु देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, और संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, उन्हें संप्रभु मानता भी नहीं है, इसलिए वे देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र कहता है हमने इनको केवल महासभा में, जनरल असेंबली में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है ताकि वे अधिवेशन में बैठ सकें, बोलने का अधिकार उन्हें मिला हुआ है, लेकिन वोट देने का अधिकार हमने नहीं दिया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था महासभा के कार्य के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसको आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब आइए आज हम पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन का सेकेंड पार्ट जो हमारा है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों सुरक्षा परिषद की यदि हम बात करें तो सुरक्षा परिषद की यदि हम बात करें दोस्तों तो सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद का मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। तो सुरक्षा परिषद को क्या किया गया है, सुरक्षा परिषद को एक कार्य दिया गया है कि इसका काम है विश्व में जो राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें क्या है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करता है कौन, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में क्या चीज़ें, सुरक्षा परिषद में अभी जो हैं 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी रूप से हैं, 5 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी रूप से हैं, और बाकी 10 सदस्य ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। अब 5 कौन ऐसे देश हैं जो स्थायी हैं, चीन है दोस्तों, पहला देश कौन है, चीन है, फिर फ्रांस है, फिर आपको यूनाइटेड किंगडम है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कौन से 5 ऐसे सदस्य देश हैं जो अस्थायी हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद में, वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको याद रखने का एक मैंने फॉर्मूला भी दिया है, CFRUA। C फॉर हो जाएगा चाइना, F फॉर हो जाएगा फ्रांस, R फॉर हो जाएगा रूस, U फॉर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, A फॉर आप जानते ही हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, उसके बाद उसके बाद क्या है दोस्तों, जो 10 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, उन्हें क्या होता है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो 10 ऐसे सदस्य हैं इन्हें केवल और केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें चुने जाते हैं कैसे, पहली चीज़ें इन्होंने कहा है कि हम क्या करते हैं, अफ्रीकी समूह से 3 सदस्य को चुनते हैं। ये कहते हैं कि हमने क्या किया है, अफ्रीकी समूह से 3 सदस्य को चुनते हैं, और एशिया प्रशांत समूह से 2 सदस्य को चुनते हैं। आप सिर्फ इसको एक तरह से जनरल नॉलेज पर रखिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट बातें हैं इसमें कहा गया है कि हम क्या करते हैं, रूस सहित पूर्वी यूरोपीय समूहों में से भी 1 सदस्य का चुनाव करते हैं, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह से 2 सदस्य का भी चुनाव हम करते हैं, और पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समूहों में से सिर्फ कम से कम 2 सदस्य तो होना ही चाहिए, लेकिन उनमें से भी 1 को पश्चिमी यूरोप का होना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि इसमें सदस्य जो हैं, इसमें सदस्यता के लिए हम चुनते हैं पश्चिमी यूरोपीय से, तो हम चुनते हैं पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समूहों के 2 सदस्यों को तो चुनते हैं, लेकिन 2 सदस्यों में से 1 सदस्य को हम चुनते हैं जो एक पश्चिमी यूरोप से होना आवश्यक है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से
एक अरब देश जो होगा, एक अरब देश वैकल्पिक रूप से अफ्रीकी और एशिया प्रशांत समूह का भी होना आवश्यक है। इन्होंने कहा है कि जो परिषद है, परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक अरब देश के वैकल्पिक रूप से अफ्रीकी और एशिया प्रशांत समूह से भी होना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनती है। प्रत्येक 5 सदस्यों के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली क्या करती है, प्रत्येक 5 नए सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। यह चुनाव अक्टूबर से शुरू होते हैं, यह चुनाव अक्टूबर से शुरू होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रत्येक क्षेत्र से एक नए सदस्य 2/3 बहुमत हासिल ना कर ले, तब तक यह चुनाव चलता रहता है। और दूसरी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है, लास्ट वाली पॉइंट, कि इसमें क्या है, पुनर्निर्वाचन की भी अनुमति है, लेकिन कोई भी सदस्य लगातार सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता है। यानी कि जैसे 2 साल के बाद तीसरे साल वह नहीं हो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, बल्कि 1 साल छोड़ के और नेक्स्ट ईयर वह सदस्यता फिर से ले सकता है। तो मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद में आपको सिर्फ 3 से 4 बातें याद करने के लिए मैं कहूँगा, और इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का काम क्या है, राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इसका यह कर्तव्य है। और इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, तो आपको ये 5 स्थायी सदस्य याद होना चाहिए। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरा मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ, जो आपको ये याद रखना है कि पुनर्निर्वाचन के लिए भी अनुमति इसमें है, लेकिन लगातार वह सदस्यता नहीं ले सकते हैं, लगातार वह सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते हैं। आपको इतनी बात याद रखना है बस। बाकी इन सब सारी चीज़ों को यदि आप भूल भी जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। एक चीज़ ये भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि जो चुनाव प्रारंभ होता है वो अक्टूबर से शुरू होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? अक्टूबर से। अब हम जानेंगे इसके आगे की कहानी। थोड़ा सा दोस्तों आज टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम, अभी मैं बताऊंगा कि प्रक्रियात्मक मामले होते कौन हैं। आगे चलकर मैं आपको प्रक्रियात्मक मामलों के बारे में चर्चा करूंगा, अभी यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं काफ़ी लंबी वीडियो पड़ जाएगी। तो आगे है, इसके बारे में मैंने मेंशन किया है, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट होना, यानी कि वोट होना आवश्यक है। कम से कम प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 9 सदस्यों का सकारात्मक वोट होना आवश्यक है। तो मैंने आपको बता दिया है कौन से 9, जो आपके एक तरह से 15 सदस्य हैं। दूसरी चीज़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के फैसले अस्थायी सदस्यों की सहमति से और 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट होना जरूरी है, तभी पारित किया जा सकता है। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी अन्य मामले आते हैं तो सुरक्षा परिषद कहती है कि अस्थायी सदस्यों की सहमति तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट भी होना चाहिए, तभी ही वह चीज़ पारित किया जा सकता है जब कोई नया मामले आता है तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के रचनाकारों ने यह माना है
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रख रखाव में 5 स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो 5 स्थायी सदस्य की है, बाकी 10 सदस्य हैं जो उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। आप ये समझिए, आगे चलकर मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके लिए विशेषाधिकार, इसलिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है, यानी कि वीटो पावर दिया गया है, जिसे वीटो पावर का अधिकार दिया, राइट टू वीटो का अधिकार दिया गया है सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, 5 जो अस्थाई सदस्य हैं, चीन, आपको मैंने फ्रांस और अमेरिका के बारे में जो मैंने आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम के बारे में जो मैंने आपको 5 सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया, इनके पास क्या है, वीटो पावर की शक्ति है। और यह भी कहा गया वीटो का अधिकार का अर्थ होता है कि यदि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से एक अस्थायी सदस्य अपने मत का प्रयोग नकारात्मक करता है तो निर्णय जो है कैसा होगा, निर्णय जो है वो पारित नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जो 5 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर मिली है, यदि ये लोग अपनी नकारात्मक वोट डालते हैं तो एक तरह से वह प्रस्ताव जो है, वह जो निर्णय है, वह कभी भी पारित नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीटो का अधिकार अस्थायी सदस्य को ही उपलब्ध होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वीटो का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल अस्थायी सदस्यों को ही उपलब्ध होता है। ठीक है, जब महासचिव की नियुक्ति या संयुक्त राष्ट्र में नए राष्ट्र में प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद महासभा को सिफारिश करती है, तभी यह वीटो पावर देना है कि नहीं देना है, क्या करना है, वो सब यही तय करते हैं जो 5 ऐसे सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, यदि जो अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों, अस्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव से पूर्ण रूप से यदि वे सहमत नहीं हैं और ना ही अपने वीटो का प्रयोग करना चाहते हैं, यदि वे लोग जिन्हें वीटो पावर है, यदि वह किसी भी प्रस्ताव से सहमति नहीं दर्ज करते हैं और वीटो का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, मत का प्रयोग ना करने का रास्ता भी चुन सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि हर जगह वो वीटो पावर का यूज करें। यदि उन्हें लगता है कि भाई नकारात्मक है, मेरे लिए सही नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए सही है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने वोट ना डालने के बजाय वो अलग का रास्ता चुन सकते हैं कि भाई मैं इससे एक तरह से अलग हूँ, बस। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी सभी लोगों के लिए तो सकारात्मक है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव के लिए अगर जरूरी 9 मत आ गए हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, यदि एक लोग, इसमें यह कहा गया है कि यदि अस्थायी सदस्यों में एक सदस्य अपना वोट नहीं डालना चाहता तो ना डाले, लेकिन 9 सदस्य यदि डालते हैं सकारात्मक, उनका प्रस्ताव आ जाता है, तो वह चीज़ें पारित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे कि परमाणु अप्रसार यानी कि हमें परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार क्या कहा गया है कि न्यूक्लियर नॉन प्यूरिफिकेशन ट्रीटी के अनुसार कहा गया है केवल जो 5 स्थायी सदस्य ही हैं जिन्हें परमाणु हथियार बना सकते हैं। इसमें क्या है कि जो परमाणु अप्रसार संधि है, इसमें कहा गया है कि केवल वही सदस्य वही परमाणु हथियार बना सकते हैं जिन्हें अस्थायी सदस्यता मिली है, किसमें, संयुक्त सुरक्षा परिषद में। ठीक, फिर इसके बाद कहा गया संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्यों को केवल सिफारिश कर सकते हैं, बस वे लोग सुरक्षा परिषद के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है कि वे लोग परमाणु हथियार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यह सुरक्षा परिषद तय करती है। लेकिन जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 ऐसे अस्थायी सदस्य हैं, वे लोगों को किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपना परमाणु हथियार बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि घोषणा पत्र में प्रक्रियात्मक मामलों हो
और अन्य सभी मामलों पर वोट करने की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट किया गया है। प्रक्रियात्मक मामले नियमित प्रकृति के मामले होते हैं। यदि प्रक्रियात्मक मामलों के लिए मतदान हो रहा है और उसमें अस्थायी सदस्य नकारात्मक मत का प्रयोग करता है तो निर्णय रद्द नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो भी घोषणा पत्र में प्रक्रियात्मक मामलों पर यदि कोई काम चल रहा है या प्रक्रियात्मक मामलों में कोई काम हो रहा है, कोई प्रस्ताव आया है, तो उसमें सभी देशों ने सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यदि एक अस्थायी सदस्य नकारात्मक भूमिका निभा रहा है तो यह निर्णय रद्द नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि प्रक्रियात्मक मामलों पर अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होता है। आपको एक बात जो है इसी पॉइंट को याद रख लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा कि जो प्रक्रियात्मक मामले होते हैं उन पर अस्थायी सदस्यों के पास जो वीटो का अधिकार है वह यहाँ पर नहीं प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर लागू नहीं होता है। प्रक्रियात्मक मामलों पर लिया गया जो निर्णय होगा वो बना रहेगा अगर 9 सदस्य ऐसे देश हैं जो सकारात्मक वोट देते हैं। उसके बाद अब प्रक्रियात्मक मामले आखिर है क्या दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के मन में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका होगा कि सर आखिर बता क्यों नहीं रहे हैं कि प्रक्रियात्मक मामले हैं क्या, आखिर बार बार इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि प्रक्रियात्मक मामला आखिर है क्या दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में यदि किसी प्रकार का प्रश्न महासभा को प्रस्तुत करता है तो यह किस में आ जाता है, प्रक्रियात्मक मामले में आ जाता है। दूसरी चीज़ें हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विचाराधीन किसी भी विवाद या स्थिति पर महासभा को सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया गया है तो यह किस में आ जाता है, प्रक्रियात्मक मामले में आ जाता है। तो प्रक्रियात्मक मामले का मतलब एक तरह से प्रोसेस के थ्रू कोई भी काम होगा जो प्रोसेस के थ्रू आ रहा है वो आ जाएगा यानी प्रक्रियात्मक मामले में। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि महासभा के विशेष सत्र के लिए महासचिव से अनुरोध करना भी प्रक्रियात्मक मामले में शामिल किया गया है कि महासभा में कोई विशेष सत्र यदि बैठक बुलाना है तो महासचिव से अनुरोध करना जो होता है, महासचिव से जो हम अनुरोध करते हैं वो प्रक्रियात्मक मामलों में ही शामिल किया गया है। फिर इन्होंने कहा कि महासभा की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन भी प्रक्रियात्मक मामलों में ही शामिल किया गया है कि महासभा की वार्षिक रिपोर्टों का जो अनुमोदन है, जो अप्रूवल है, वो किसमें शामिल किया गया है, प्रक्रियात्मक मामले में ही शामिल किया गया है। फिर इन्होंने कहा है कि हमने ये भी शामिल किया है कि संयुक्त राष्ट्र की सीट के अलावा अन्य स्थानों पर बैठकों का आयोजन करना हो या ऐसे सहायक अंगों की स्थापना करना हो जो परिषद अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक मानती है, उससे भी हमने संयुक्त राष्ट्र यानी कि सुरक्षा परिषद के प्रक्रियात्मक मामलों में शामिल किया है। ठीक है, तो कितनी चीज़ें, 6 ऐसे पॉइंट हैं, 6 ऐसे बिंदु हैं जो प्रक्रियात्मक मामलों में शामिल किया गया है। शायद आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि प्रक्रियात्मक मामले हैं क्या। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में वीटो का अधिकार के साथ अस्थायी सदस्य वीटो अधिकार के साथ साथ अस्थायी सदस्यता भारत किस आधार पर मांग कर रहा है, भारत को आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, अस्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र में यानी सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं मिल पा रहा है, आइए अब जानते हैं। भारत कहता है, अब देखो भारत कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है और कहता है कि देखो हमारे पास इतनी सारी योग्यता है फिर भी आप हमें अस्थायी सदस्यता और वीटो का पावर का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। भारत क्या कहता है, आइए जानते हैं। भारत अपने बारे में क्या बता रहा है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तब भी आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद सुरक्षा परिषद क्या कहेगा और उसमें जो अस्थायी सदस्य हैं वे लोग अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहली चीज़ भारत कहता है कि देखो हमारे पास जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक है, जनसंख्या हमारे पास काफ़ी है,
वैश्विक आबादी पर भी देखा जाए, यदि हम आप वैश्विक स्तर पर देखते हैं तब भी हम 6वें स्थान पर हैं। अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, पूरे विश्व के तौर पर देखें, तो हमारी जनसंख्या जो है 6ठे स्थान पर है। फिर भी हमें वीटो पावर और सदस्यता, स्थायी सदस्यता नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ें, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास की बात करें तो भारत यह भी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में हमने विश्वास दिखाया है, इसके मूल्यों को हमने सारा माना है। जैसे अगर संयुक्त राष्ट्र ने हमें कहा है उपनिवेश विरोधी करना है, उपनिवेश के विरोध करना है, नस्लवाद का विरोध करना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना है, तो हमने ये भी किया है, ये भी किया है। फिर भी हमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि फिर भी हमें वीटो पावर और अस्थायी सदस्यता नहीं दिया जा रहा है। फिर कहता है भारत कि देखो हमारे पास, यदि आप हमारी बात करते हैं, नेक्स्ट बात है, यदि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं तब भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। फिर भी आप हमें वीटो पावर और अस्थायी सदस्यता नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ें, भारत यह भी कहता है कि हमने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी देखा जाए तो हम तीसरे स्थान पर हैं। चीन अमेरिका के बाद हम तीसरे स्थान पर, हमने एक तरह से तीसरा स्थान प्राप्त किया है आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। फिर भी आप हमें सदस्यता नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं, फिर भारत कहता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान भी हमने काफ़ी दिया है। आइए बताता हूं मैं कि आज ये जानते हैं, आइए चर्चा करते हैं कि आखिर भारत ने शांति के लिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को क्या क्या योगदान दिया है। भारत कहता है कि सबसे बड़ा सैनिक योगदान मैं ही कर रहा हूं, सबसे ज़्यादा सैनिक योगदान करता मैं ही हूं। 18,000 सैनिकों को 1,80,000 सैनिकों का योगदान हमने किया है, जो कि किसी भी देश से अधिक है। अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने 1,80,000 सैनिकों का योगदान कोई और देश नहीं किया है दोस्तों। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है, भारत कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के 69 शांति मिशन में, एक संयुक्त राष्ट्र का 69 शांति मिशन में से भारतीय सेना ने 44 से ज़्यादा मिशनों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र का एक 69 शांति मिशन है जिसमें भारतीय सेना ने 44 से ज़्यादा मिशनों में भाग लिया है। और साथ ही साथ यह भी भारत कहता है कि हमारे सैनिक 158 भारतीय सैनिक ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भी मारे गए हैं। दूसरी चीज़ें यह भी कहता है भारत कि हमने सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ताओं में से एक है भारत, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 10 शांति मिशन पर लगभग 8,000 हमने सैनिक भी तैनात किए हैं, सैनिक भी हमने दिए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के तहत पहली महिला पुलिस इकाई यानी कि फर्स्ट फीमेल पुलिस यूनिट भी हमने शामिल कर दिया है। फिर भी आप हमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें वीटो पावर की भी शक्ति नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत ने कितना बड़ा योगदान किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ, फिर भी संयुक्त राष्ट्र नहीं दे पा रहा है। आइए अब जानते हैं कि भारत की मांग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या सामने निकल कर आती हैं। कौन से ऐसे देश हैं कि कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर अपनी अड़ंगा लगा रहे हैं दोस्तों। तो पहला है 4G, जो 4G सदस्य हैं, 4G देशों का समूह है जिसमें भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी हैं। तो 4G सदस्य में 4G समूह में 4 ऐसे सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है। ये देश वीटो शक्ति के साथ संयुक्त
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का दावा का समर्थन कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें मिलना चाहिए। देखो, चारों ऐसे देश हैं, समझ लो एक तरह से अपने आप को उच्च स्थान दिखाते हैं कि हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है, एक तरह से आपको लगना चाहिए कि भारत को अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है कि कॉफ़ी क्लब में क्या है, एक कॉफ़ी क्लब के नाम से है, जिसमें पाकिस्तान और इटली के नेतृत्व में कॉफ़ी के निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के वृद्धि के विरुद्ध क्या करते हैं, यह लोग समर्थन करते हैं। तो कॉफ़ी क्लब है जिसमें पाकिस्तान है और इटली है, जो कॉफ़ी निर्यात करते हैं। इन देशों का एक समूह है, कॉफ़ी क्लब एक समूह है। ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें अस्थायी सदस्यों की वृद्धि नहीं करना है, और इसमें अस्थायी सदस्यों की वृद्धि नहीं करना है। इसके विस्तार पर ये कहते हैं इसमें वृद्धि नहीं करना है, और अगर विस्तार करने का ये समर्थन भी करते हैं। उसके बाद तो आप जानते ही हो कि चीन जो है, चीन तो हमेशा लगाता ही अड़ंगा है। ठीक है, जो आपको लास्ट पॉइंट जानना था, ठीक है, वो तो चीन है ही, आप जानते ही ये पहले से, इसलिए इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं, और थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें, अपने राय को ज़रूर प्रकट किया करें, और साथ ही साथ लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वे भी अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद। कल हम मिलेंगे फिर इसी